हेलो क्लास। और ज्योग्राफी की आज की क्लास में आप सबका वेलकम है। पता है आज हम क्या करने वाले हैं? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सफर पर चलेंगे। ये कहानी हम सबकी है, हमारी, आपकी, पूरी इंसानियत की। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन माइग्रेशन। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले ना मैं सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। ज़रा सोचो, क्या आप या आपकी फैमिली कभी एक शहर से दूसरे शहर मूव हुए हैं? हो सकता है बेहतर पढ़ाई के लिए या किसी नई जॉब के लिए। अरे, शादी के बाद भी तो होता है ना? ज़रा सोचिए इस बारे में। मुझे पूरा यकीन है कि आप में से ज़्यादातर लोगों का जवाब हाँ ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबकी एक माइग्रेशन स्टोरी है। और ये सिर्फ हमारी पर्सनल कहानी नहीं है, ये तो पूरी इंसानियत की हिस्ट्री का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को ना थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर ये माइग्रेशन, जिसे हम प्रवास भी कहते हैं, है क्या चीज़? लेट्स ब्रेक इट डाउन बिल्कुल सिंपल टर्म्स में। देखिए, बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में माइग्रेशन का मतलब है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। सिंपल। पर इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है बसने का इरादा। मतलब अगर आप छुट्टियां मनाने गोवा गए तो वो माइग्रेशन नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आप काम के लिए गोवा शिफ्ट हो गए तो हाँ, अब उससे हम माइग्रेशन कहेंगे। और हाँ, ये टेम्पररी भी हो सकता है या फिर परमानेंट भी। ओके, तो अब आपको लगेगा कि बस इतना ही है, एक जगह से दूसरी जगह जाना? नहीं, ऐसा नहीं है कि सब लोग एक ही रीजन से या एक ही तरह से मूव करते हैं। माइग्रेशन के आप कह सकते हैं कई अलग अलग चेहरे हैं, बहुत सारे टाइप्स हैं। तो चलिए इनको एक एक करके आराम से देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो बिल्कुल बेसिक टाइप्स को समझते हैं, इंटरनल और इंटरनेशनल। अब देखो, इंटरनल माइग्रेशन का मतलब है देश के बॉर्डर के अंदर ही मूव करना। सिंपल सा एग्जांपल, कोई बिहार से काम के लिए मुंबई आ गया, राइट? और इंटरनेशनल माइग्रेशन, वेल, नाम से ही बिल्कुल क्लियर है ना? इसका मतलब है बॉर्डर के पार जाना। जैसे इंडिया से कोई पढ़ाई करने कनाडा चला गया। अब एक और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना जरूरी है। ये है वॉलंटरी यानी अपनी मर्जी से, और फोर्स्ड यानी मजबूरी में। जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को एक बेहतर जॉब मिली और वो बेंगलोर शिफ्ट हो गया। ये क्या हुआ? ये हुआ वॉलंटरी। लेकिन जब किसी जगह खुदा न करे लड़ाई छिड़ जाए या बाढ़ आ जाए और लोगों को अपना सब कुछ घर बार छोड़कर जाना पड़े, तो उसे हम कहते हैं फोर्स्ड माइग्रेशन। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप है, इसे कहते हैं स्टेप माइग्रेशन। अब इसका मतलब क्या है? देखो, इसमें लोग सीधे गांव से उठकर किसी बड़ी मेट्रो सिटी में नहीं पहुंच जाते। नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है। पहले कदम में गांव से पास के कस्बे में, फिर वहां से एक छोटे शहर में, और फिर फाइनली एक बड़ी मेट्रो सिटी तक। हर स्टेप बेहतर मौकों की तलाश में लिया गया कदम। और फिर आती है चेन माइग्रेशन। ये तो बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। सोचो जरा, आपका एक दोस्त दुबई गया काम करने, वो वहां सेट हो गया, फिर उसने आपको बुला लिया, फिर आपने अपने किसी कजिन को बुला लिया। देखा क्या बन गया? एक चेन बन गई। और इससे होता क्या है, ये नए लोगों के लिए पूरे प्रोसेस को बहुत आसान बना देती है, राइट? तो ठीक है, अब तक हमने ये तो समझ लिया कि माइग्रेशन क्या है और उसके अलग अलग टाइप्स क्या है। लेकिन असली सवाल तो अब आता है, इसका असर क्या होता है? लोगों के मूव करने से सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी नहीं बदलती, बल्कि दोनों देशों पर, जहां से वो जाते हैं और जहां वो आते हैं, बहुत बहुत गहरा असर पड़ता है। ओके, तो जिस देश में लोग जाते हैं यानी होस्ट कंट्री, वहां देखते हैं क्या होता है। दो तरह के असर होते हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी। पॉजिटिव ये है कि वहां यंग वर्कर्स आते हैं, जिससे इकोनॉमी को एकदम से बूस्ट मिलता है। और साथ में आती है कल्चरल डाइवर्सिटी, मतलब नया खाना, नया म्यूजिक, नए नए आइडियाज। सुपर्ब। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। वहां के जो रिसोर्सेज हैं, जैसे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ट्रांसपोर्ट, उन पर प्रेशर बढ़ जाता है और कभी-कभी सोशल टेंशन्स भी पैदा हो सकती हैं। अब आते हैं एक बहुत ही सीरियस इशू पर। यह टर्म आपने जरूर सुना होगा, ब्रेन ड्रेन। जरा सोचिए इसके बारे में। जब किसी देश के सबसे टैलेंटेड, सबसे ब्रिलियंट डॉक्टर्स, साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स बेहतर मौकों की तलाश में दूसरे देश चले जाते हैं, तो उनके अपने देश का कितना बड़ा नुकसान होता है, सोचा है कभी? लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं ना, तो यहां भी एक दूसरा एंगल है। एक देश का जो ब्रेन ड्रेन है, वो दूसरे देश का ब्रेन गेन बन जाता है। सिंपल।
जैसे जिन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स को इंडिया ने इतनी मेहनत से ट्रेन किया, जब वो अमेरिका जाकर काम करते हैं तो अमेरिका को तो रेडीमेड स्किल्ड प्रोफेशनल्स मिल गए ना। तो बिल्कुल साफ है, एक का नुकसान दूसरे का फायदा। पर एक मिनट, क्या ब्रेन ड्रेन हमेशा सिर्फ नुकसान ही होता है अपने देश के लिए? यहां कहानी में एक और ट्विस्ट है। जैसा कि ये कोट कहता है कि जहां एक तरफ मानव शक्ति का नुकसान है, वहीं दूसरी तरफ ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जरिया भी है। अब आप सोच रहे होंगे, कैसे? ये कैसे हो सकता है? चलिए देखते हैं। उसका जवाब है ये नंबर, $30 बिलियन। कैन यू इवन इमेजिन? ये वो रकम है जो सिर्फ फिलीपींस के लोग जो दूसरे देशों में काम करते हैं हर साल अपने देश भेजते हैं। इस पैसे को एक स्पेशल नाम दिया गया है, रेमिटेंसेस। और इस पैसे से लाखों परिवार चलते हैं और देश की इकोनॉमी को एक जबरदस्त सपोर्ट मिलता है। वाओ! अब जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। देखिए, जर्मनी और जापान जैसे जो डेवलप्ड देश हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वहां की पॉपुलेशन वो बूढ़ी हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि काम करने वाले लोग कम हैं और उन पर डिपेंड करने वाले बुजुर्ग ज्यादा हैं। बैलेंस बिगड़ गया है। ऐसे में यंग माइग्रेंट्स आकर इस बैलेंस को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। वो वॉकिंग एज पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, जो उन देशों की इकोनॉमी के लिए एक लाइफलाइन की तरह काम करती है। ऑल राइट क्लास, तो हमने माइग्रेशन के रीजन समझे, उसके टाइप समझे और उसके असर को भी समझा। लेकिन आने वाला कल, फ्यूचर में क्या होगा? माइग्रेशन की ये कहानी फ्यूचर में क्या नया मोड़ लेने वाली है? तो क्लास, अगर आज की पूरी डिस्कशन से एक चीज याद रखनी हो तो वो ये है आज का सबसे बड़ा टेक अवे। माइग्रेशन कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं है। ये एक पावरफुल, कांस्टेंट ग्लोबल फोर्स है। इसने हमेशा से इस दुनिया को शेप किया है और बिलीव मी, ये आगे भी करती रहेगी। और क्लास खत्म करने से पहले मैं आप सबके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। इस पर जरूर सोचना। आने वाले 50 सालों में जब क्लाइमेट चेंज का असर और बढ़ेगा, कहीं सूखा पड़ेगा तो कहीं समुद्र का लेवल बढ़ेगा, तब ये बदलाव हमें कहां और क्यों मूव करने पर मजबूर करेगा? सोचिएगा जरूर। चलिए आज एक ऐसी रेस की कहानी सुनते हैं जो सदियों से चली आ रही है। एक तरफ टीम में है हम सब इंसान और दूसरी तरफ है हमारा खाना। ये कोई मामूली रेस नहीं है, इसका रिजल्ट हम सबकी जिंदगी तय करता है। तो आइए इस अनोखे खेल को, इस रेस को थोड़ा करीब से समझते हैं। अच्छा, इस कहानी को शुरू करने से पहले एक सिंपल सा सवाल। कभी ऐसा लगा है जैसे मेट्रो में या किसी मार्केट में कि यार हम लोग धरती पर कुछ ज्यादा ही तो नहीं हो गए हैं? क्या इस प्लैनेट के पास इतने रिसोर्सेज हैं, खाना, पानी, जमीन, कि हम सब आराम से जी सकें? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब उतना ही इंपॉर्टेंट है। इस पूरी प्रॉब्लम को ना एकदम सिंपल तरीके से समझने के लिए बचपन की उस कहानी को याद कीजिए, खरगोश और कछुए की रेस। बस यहां पर सुपर फास्ट खरगोश है हमारी आबादी, हमारी पॉपुलेशन, जो रॉकेट की स्पीड से बढ़ती है, और वो धीरे धीरे चलने वाला कछुआ, वो है हमारा खाना। अब आप खुद सोचिए, जब इन दोनों में रेस होगी तो जीतेगा कौन? तो ये जो खरगोश और कछुए की रेस है, इसको सबसे पहले जिस शख्स ने नोटिस किया था, उनका नाम था थॉमस रॉबर्ट मैल्थस। और ये कोई कल की बात नहीं है, हम बात कर रहे हैं साल 1798 की। मतलब आज से 200 साल से भी ज्यादा पहले उन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग बात कही। उन्होंने कहा कि आबादी जिस स्पीड से बढ़ती है और खाना जिस स्पीड से बढ़ता है, उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो आइए माल्थस की इस वार्निंग को, उनके इस डरावनी प्रेडिक्शन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आखिर ये आबादी वाला खरगोश इतना सुपर फास्ट दौड़ता ही क्यों है? क्या रीजन है इसके पीछे? माल्थस ने कहा कि आबादी जियोमेट्रिकली बढ़ती है। अब ये क्या चीज है? बड़ा सिंपल है। इसका मतलब है पॉपुलेशन मल्टीप्लाई होती है, डबल होती जाती है। जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। देख रहे हैं, स्पीड पकड़ ली एकदम। ये है हमारा खरगोश। और अब आते हैं हमारे स्लो मोशन कछुए, यानी खाने पर। माल्थस के मुताबिक खाने का प्रोडक्शन अरिथमेटिकली बढ़ता है। मतलब ये बस ऐड होता है, मल्टीप्लाई नहीं। जैसे 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। अब आप खुद ही देख लीजिए, खरगोश की स्पीड के आगे ये कछुए की स्पीड क्या है? कुछ भी नहीं। तो आप सोचिए क्या होगा जब ये सुपर फास्ट खरगोश हमारे कछुए से मीलों मीलों आगे निकल जाएगा। यही मैल्थस का सबसे बड़ा डर था, जिसे नाम दिया गया मैल्थुजियन क्राइसिस।
यानी एक ऐसी हालत जब खाने वाले पेट बहुत ज्यादा हैं पर खाना बहुत कम। इसका रिजल्ट भूखमरी, गरीबी और बीमारियां। काफी डार्क पिक्चर है। लेकिन माल्थस ने इस तेज रफ्तार खरगोश को रोकने के लिए 2 तरह के ब्रेक्स भी बताए। पहले हैं पॉजिटिव चेक्स, यानी कुदरत के लगाए हुए ब्रेक्स, जैसे अकाल, बीमारी या जंग। ये मौत की दर बढ़ाकर पॉपुलेशन कंट्रोल करते हैं। और दूसरे हैं प्रिवेंटिव चेक्स, यानी हम इंसानों की समझदारी वाले ब्रेक्स, जैसे देर से शादी करना या सेल्फ कंट्रोल, जो पैदा होने की दर को कम करते हैं। लेकिन 1 मिनट, कहानी में अभी एक जबरदस्त ट्विस्ट बाकी है। माल्थस ने यह सब 200 साल से भी पहले कहा था। अगर उनकी बात इतनी ही सच होती तो शायद आज दुनिया ऐसी ना होती। तो क्या माल्थस गलत थे? आइए इसकी भी पड़ताल करते हैं। तो आखिर माल्थस से गलती कहां हुई? देखिए, वो एक चीज का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा पाए, और वो था इंसानी दिमाग का जादू, यानी टेक्नोलॉजी। उन्हें क्या पता था कि आगे चलकर ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी चीजें होंगी जो खेती बाड़ी में इतना बड़ा बदलाव लाएंगी कि खाने का प्रोडक्शन भी रॉकेट बन जाएगा। उन्होंने शायद ये भी नहीं सोचा कि एजुकेशन से लोग खुद ही छोटी फैमिलीज के बारे में सोचेंगे। शायद माल्थस थोड़ा ज्यादा ही पेसिमिस्टिक थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि माल्थस की रेस वाली थियरी पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत भी नहीं है। आज के एक्सपर्ट्स पॉपुलेशन को 3 अलग-अलग आंखों से देखते हैं। चलिए इन तीनों को समझते हैं और ये ढूंढते हैं कि आखिर ये परफेक्ट बैलेंस होता क्या है। पहली सिचुएशन है अंडर पॉपुलेशन, मतलब जगह तो बहुत है, जमीन, पानी, रिसोर्सेज सब कुछ है, पर उन्हें यूज करने के लिए लोग ही नहीं हैं। काम करने वाले हाथ कम पड़ जाते हैं। फिर आती है दूसरी, यानी ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ये है वो गोल्डीलॉक्स सिचुएशन, ना ज्यादा ना कम, एकदम परफेक्ट। यहां आबादी और रिसोर्सेज के बीच ऐसा कमाल का बैलेंस होता है कि देश खूब तरक्की करता है, सबके लिए सब कुछ काफी है। और तीसरी सिचुएशन है ओवर पॉपुलेशन। ये माल्थस के उस बुरे सपने जैसी है। यहां लोग इतने ज्यादा हो जाते हैं कि रिसोर्सेज पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। बेरोजगारी बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, और एनवायरनमेंट का तो पूछिए ही मत। चलिए इस टेबल से इसको फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, अंडर पॉपुलेशन में रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हैं, मतलब पूरे इस्तेमाल ही नहीं हो पाते। जैसे कनाडा के दूर के इलाकों में, वहां काम करने वालों की कमी है। अब आखिरी कॉलम देखिए, ओवर पॉपुलेशन। यहां रिसोर्सेज ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं, मतलब हद से ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे इंडिया के बड़े शहरों में। और अब आइए इस बीच वाली गोल्डीलॉक्स सिचुएशन पर, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। यहां स्विट्जरलैंड जैसा देश है जहां सब कुछ बैलेंस्ड है, इसीलिए यहां पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। अगर माल्थस टेक्नोलॉजी के आगे फेल हो गए, तो क्या आज उनकी थ्योरी बेकार हो गई है? क्या उनकी बातों को भूल जाना चाहिए? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। उनकी वार्निंग्स आज पहले से भी ज्यादा रेलेवेंट हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जरा अपने आसपास देखिए। डेवलपिंग कंट्रीज में बढ़ती आबादी से पानी और जमीन पर कितना प्रेशर है। क्लाइमेट चेंज से फसलों पर खतरा मंडरा रहा है। आज जो लोग माल्थस की इस वार्निंग को मानते हैं, उन्हें नियो माल्थुसियंस कहते हैं। उनका कहना बड़ा सिंपल है। सोचिए कि ये धरती एक ट्रक है। उस ट्रक की भी एक लिमिट है ना, एक कैरिंग कैपेसिटी है। आप उस पर हद से ज्यादा बोझ नहीं लाद सकते। तो ये खरगोश और कछुए की रेस आज एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ पर आ खड़ी है। अब आगे क्या होगा? क्या हम हर बार टेक्नोलॉजी के जादू पर डिपेंड करेंगे कि वो हमें बचा ले, या फिर हम माल्थस की बात सुनकर थोड़ा रुकेंगे और अपनी समझदारी से खुद ही ब्रेक्स लगाएंगे? इस रेस का विनर कौन होगा? सिर्फ हमारा दिमाग या हमारी समझदारी? इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। इस पर सोचना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनते हैं। ये कहानी है किसी भी देश की पॉपुलेशन की, मतलब उसकी पूरी लाइफ स्टोरी, जन्म से लेकर बचपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापे तक। कभी सोचा है आपने कि कुछ देशों की आबादी तो एकदम रॉकेट की तरह बढ़ रही है, जबकि कुछ देशों की आबादी उल्टा कम हो रही है? आखिर ऐसा है क्यों? इसके पीछे राज क्या है? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। इसका जवाब एक सीक्रेट मैप में छिपा है। इसका नाम है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, या शॉर्ट में DTM। बस ये समझ लीजिए कि ये एक मॉडल है जो बताता है कि जैसे जैसे कोई डिश डेवलप होता है ना, तो उसकी पॉपुलेशन की कहानी कैसे बदलती रहती है। तो फिर शुरू करते हैं कहानी के पहले हिस्से से, मतलब एक देश के शुरुआती दिन,
जब उसकी आबादी में एक जबरदस्त उछाल आता है। पहला स्टेज है देश का बचपन यानी इन्फेंसी। सोचो, उस टाइम लाइफ कितनी टफ थी, ना कोई खास मेडिकल फैसिलिटीज, ना साफ सफाई। इसीलिए डेथ रेट यानी मरने वालों की संख्या बहुत हाई थी। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए बर्थ रेट यानी जन्म दर वो भी उतनी ही हाई थी। रिजल्ट, पॉपुलेशन लगभग स्टेबल रहती थी। वैसे आज दुनिया में कोई भी देश इस स्टेज में नहीं है, ये बस हमारी कहानी का स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, अब आती है देश की टीनेज वाली एज। बिल्कुल जैसे टीनेजर्स की हाइट एकदम से बढ़ती है ना, ठीक वैसा ही हाल यहां पॉपुलेशन का होता है। इसी स्टेज में होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। स्टेज 2 में होता यह है कि हेल्थ, सफाई और वैक्सीन्स की वजह से डेथ रेट तेजी से नीचे गिरती है। लोग पहले से कम बीमार पड़ते हैं, लेकिन बर्थ रेट अभी भी हाई ही रहती है, क्योंकि लोगों की सोच और जो पुराने रीति रिवाज हैं उन्हें बदलने में टाइम लगता है। अब इस हाई बर्थ रेट और लो डेथ रेट के गैप की वजह से पॉपुलेशन बूम कर जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज नाइजर और चाड जैसे देशों में हो रहा है। टीनेज के बाद थोड़ी मैच्योरिटी आती है ना, तो अब कहानी उस मोड़ पर आ रही है जहां पॉपुलेशन का ये तूफान थोड़ा शांत होने लगता है। स्टेज 3 को हम कह सकते हैं स्टार्टिंग अ करियर वाली स्टेज। देश अब डेवलप हो रहा है, लोग गांव से शहरों की तरफ जा रहे हैं, उनकी लाइफ बदल रही है और इस बदलाव का असर सीधा परिवारों पर पड़ता है। देखिए, स्टेज 3 में डेथ रेट तो धीरे धीरे कम हो ही रही है, पर अब बर्थ रेट भी नीचे आने लगती है। इसका रीजन, औरतों की एजुकेशन बढ़ती है, लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में पता चलता है। इसीलिए पॉपुलेशन अभी भी बढ़ तो रही है, पर उसकी स्पीड पहले से काफी कम हो जाती है। और गेस व्हाट, हमारा देश इंडिया, मैक्सिको और साउथ अफ्रीका जैसे देश इसी स्टेज से गुजर रहे हैं। अब आती है सेटल्ड अडल्टहुड की स्टेज, मतलब देश अब पूरी तरह डेवलप्ड हो चुका है, लाइफ स्टेबल है, करियर सेट है और पॉपुलेशन भी अब स्टेबल हो चुकी है। स्टेज 4 में बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही बहुत कम हो जाते हैं और एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। रिजल्ट क्या हुआ? पॉपुलेशन ग्रोथ या तो 0 हो जाती है या बहुत ही कम, एकदम स्टेबल। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश इसी स्टेज में हैं। तो कहानी यहां खत्म नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब देखते हैं कि इसके आगे क्या होता है। कुछ देशों के लिए एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू हो चुका है, स्टेज 5 यानी ओल्ड एज। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पॉपुलेशन बढ़ने के बजाय कम होने लगती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, पॉपुलेशन श्रिंक होने लगती है। इस स्टेज में बर्थ रेट इतनी कम हो जाती है कि वो डेथ रेट से भी नीचे चली जाती है। इसका मतलब साफ है, जितने लोग पैदा हो रहे हैं उससे ज्यादा लोग मर रहे हैं। इससे पॉपुलेशन डिक्लाइन होती है और देश बूढ़ा होने लगता है, मतलब काम करने वाले लोग कम और बुजुर्ग ज्यादा। जापान, जर्मनी और इटली जैसे देश आज इसी चैलेंज को फेस कर रहे हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हर देश की कहानी बिल्कुल इसी स्क्रिप्ट के हिसाब से चलती है? एक रियलिटी चेक तो बनता है। ये मॉडल हर देश के लिए एकदम परफेक्ट फिट नहीं है। इसकी कुछ कमियां हैं। पहली, ये मॉडल ज्यादातर यूरोपियन देशों के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। उनका ट्रांजिशन धीरे धीरे हुआ, लेकिन आज के डेवलपिंग कंट्रीज में मेडिकल टेक्नोलॉजी की वजह से ये बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। दूसरी बात, ये कल्चर, पॉलिटिक्स या रिलीजन जैसे अनोखे फैक्टर्स को पूरी तरह कंसिडर नहीं करता। और तीसरी, सबसे बड़ी बात, ये माइग्रेशन को बिल्कुल इग्नोर करता है। आज की दुनिया में लोगों का एक देश से दूसरे देश जाना पॉपुलेशन चेंज का एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना? तो अगर इस मॉडल में इतनी कमियां हैं, तो हम इसे पढ़ ही क्यों रहे हैं? इसका असली काम क्या है? चलिए पर्दे के पीछे देखते हैं। ये कहानी इसलिए मैटर करती है क्योंकि सरकारें इसी मॉडल को फ्यूचर प्लान करने के लिए यूज करती हैं। ये उनके लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। जरा सोचिए, एक स्टेज 2 का देश जैसे नाइजर, वो अपनी पॉलिसी में ज्यादा स्कूल्स बनाने, फैमिली प्लानिंग और बच्चों की हेल्थ पर फोकस करेगा। वहीं दूसरी तरफ एक स्टेज 5 का देश जैसे जापान, वो अपनी पॉलिसी एल्डर केयर, पेंशन प्लान्स और लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए इंकरेज करने या फिर इमिग्रेशन को बढ़ावा देने पर बनाएगा। देखा, देश की स्टेज उसकी पॉलिसी की दिशा तय करती है। चलिए एक क्विक रिवीजन के लिए इस चीट शीट पर नजर डालते हैं। स्टेज 1, हाई बर्थ, हाई डेथ, पॉपुलेशन स्टेबल। स्टेज 2, हाई बर्थ, डिक्लाइनिंग डेथ, रैपिड ग्रोथ। स्टेज 3, दोनों रेट्स नीचे आते हैं, ग्रोथ स्लो हो जाती है। स्टेज 4, दोनों रेट्स लो, पॉपुलेशन स्टेबल।
और स्टेज 5 बहुत कम बर्थ रेट, पॉपुलेशन डिक्लाइन। ये है पूरी कहानी एक टेबल में। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? मतलब इसका सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? इसका फाइनल टेकअवे ये है कि हर देश की पॉपुलेशन एक सफर पर है। हमारा देश इंडिया अभी स्टेज 3 में है, जहां ग्रोथ स्लो हो रही है। अब एक सवाल आप सबके लिए, अगले 50 सालों में हमारे देश की पॉपुलेशन की कहानी कैसी दिखेगी? स्टेज 4 में हम कब एंटर करेंगे, इस पर सोचिए जरूर। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। गुड बाय।